हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इकोनॉमी करंट अफेयर पार्ट 29 और आज जो हम न्यूज देखने जा रहे हैं वो दो तीन न्यूज़पेपर से लिया गया है, दैट इज बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक्स टाइम एंड द हिंदू। और जो मैं तीन न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने वाली हूँ वो न्यूज है आरबीआई रिफॉर्म मेजर्स। आरबीआई अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक चल रही है उसमें कुछ रिफॉर्म्स के मेजर्स बताए गए हैं। कोविड-19 के कारण हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, जिसमें सुधार के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, तो उसको मैं डिस्कस करूंगी। दूसरा, ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, चाइना के साथ हमारा जो व्यापार घाटा है उसमें कमी आई है, इस दूसरे न्यूज को भी हम देखेंगे। और तीसरा न्यूज है फोर्ब्स लिस्ट 2020 ऑफ रिचेस्ट इंडियन। फोर्ब्स के द्वारा रिचेस्ट इंडियन का एक लिस्ट तैयार किया गया है जिसको हम देखेंगे। तो पहला जो है हमारा वो है आरबीआई मेजर्स टू अरेस्ट द डाउन ट्रेंड। अब देखो, कोविड-19 के कारण हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, हमें पता है। महंगाई बढ़ी हुई है ना, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इन सभी को ठीक करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की गई और उस बैठक में स्टूडेंट बहुत सारे मेजर्स लिए गए डाउन ट्रेंड को खत्म करने के लिए। तो इसको आप डाउन ट्रेंड लिख लेना थोड़ा सा। चलो, डाउन ट्रेंड फिजिकल ईयर 2000 फिजिकल ईयर 21, इसमें कहा गया है कि लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.5%। हमारी अर्थव्यवस्था 9.5% से पीछे हो सकती है, हमारी इकोनॉमी जो है सिकुड़ सकती है। इंडियन इकोनॉमी, श्री शक्तिकांत दास जी ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज एंटरिंग अ डिसिसिव फेज, क्योंकि कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था फाइट कर रही है और उसको रिकवर कराने के लिए जो मेजर्स बताए गए हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला बताया गया है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप अगर अपने पैसे बाहर कहीं भेजना चाहते हो, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने का एक मोड है। ठीक है, दो तीन मोड है। अगर आप अपने पैसे को कहीं बाहर भेजना चाहते हो तो आरटीजीएस से भी भेज सकते हो, एनईएफटी से भी भेज सकते हो, आईएमपीएस से भी भेज सकते हो, बहुत सारे मोड है। तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को हम 24/7/365 करेंगे। मतलब 24/7, 24 घंटे, सप्ताह भर ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा, आरटीजीएस की सुविधा सरकार जारी रखेगी, आरबीआई जारी रखेगी और 365 दिन तक इसको जारी रखेगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कि नवंबर 2019 में आरटीजीएस के द्वारा अगर आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं तो उस पे आपको कुछ चार्जेस लगते थे, उसको भी आरबीआई ने माफ कर दिया था। तो ये जो कदम उठाया गया है, आरटीजीएस की सेवा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सेवा आप 24/7 आपको उपलब्ध रखी जाएगी। तो इससे अगर आप अपने पैसे कहीं बाहर ऑनलाइन भेजना चाहते हो तो आप किसी भी समय भेज सकते हो। अब बात उठती है स्टूडेंट कि आरटीजीएस है क्या और उससे हम कितने पैसे भेज सकते हैं। तो आरटीजीएस की शुरुआत 2004 में आरबीआई के द्वारा की गई थी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की। ठीक है, और इसके द्वारा जो मिनिमम अमाउंट, जो सबसे कम राशि आप भेज सकते हो, मिनिमम अमाउंट जो आप भेज सकते हो, दैट इज 2 लाख। 2 लाख से कम का अमाउंट अगर आपको भेजना है तो आप एनईएफटी से भेज सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कितना अमाउंट हम भेज सकते हैं, तो मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम नो लिमिट, आप कितने भी पैसे इससे भेज सकते हो। और तो आपने, इससे हमें ये डिफरेंस भी पता चलता है कि आरटीजीएस में 2 लाख भेज सकते हैं मिनिमम, और एनईएफटी में जो मिनिमम जो है 1 रुपया है, उसके ऊपर आप कितना भी भेज सकते हो। तो अभी जो सुधार किया गया है वो किया गया है, आरटीजीएस को 24 घंटे कर दिया गया है। तो स्टूडेंट से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि देखो, इकोनॉमी को काफी लिबरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इकोनॉमी में मॉनेटरी सप्लाई बढ़े, मनी सप्लाई बढ़े,
और जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी को सरकार काफी फ्लेक्सिबल कर रही है, ताकि हमारी इकोनॉमी में जैसे अगर कोई अपना पैसा भेजना चाह रहा है या कुछ मंगाना चाह रहा है तो सरकार बहुत तरीके से लिबरलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो ये बहुत ही एक वेलकम चेंज है। आरटीजीएस को 24/7/365 कर दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे के एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि आरटीजीएस में क्या चेंज लाए गए थे। दूसरा, वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट 1.25 लाख करोड़। अब वेज एंड मीन्स एडवांस पहले होता क्या है स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं अर्थोपाय अग्रिम, अर्थोपाय अग्रिम या फिर वेज एंड मीन्स एडवांस। ये लेता कौन है? ये लिया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार किससे लेती है? सरकार अर्थोपाय अग्रिम लेती है आरबीआई से। और सरकार ये अर्थोपाय अग्रिम क्यों लेती है? अर्थोपाय अग्रिम लेती है अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, अपने रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए। जब सरकार का खर्चा बढ़ जाता है और सरकार की आमदनी घट जाती है तो रेवेन्यू डेफिसिट आता है, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार अर्थोपाय अग्रिम मतलब एडवांस लेती है। पहले सरकार एडहॉक ट्रेजरी बिल का यूज करती थी, लेकिन अभी एडहॉक ट्रेजरी बिल की जगह सरकार वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू पैसे लेती है आरबीआई से। तो इसकी लिमिट को आपसी समझौते के द्वारा बढ़ाया या घटाया जाता है, तो इसकी लिमिट रखी गई है 1.25 लाख। इसकी लिमिट बढ़ाई गई है। ये क्यों बढ़ाई गई है स्टूडेंट? अर्थोपाय अग्रिम की लिमिट इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार को भी पैसे की जरूरत है। सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं। सरकार के द्वारा जितनी भी राहत की कार्य किए जा रहे हैं, जितने भी वेलफेयर मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, उनके लिए पैसे की जरूरत है। तो सरकार अगर आरबीआई से एडवांस लेती है तो उस एडवांस की राशि बढ़ा दी गई है। लेकिन अर्थोपाय अग्रिम चूंकि एडवांस है, इसलिए सरकार को निर्धारित तिथि में इसको वापस भी करना होता है। और अगर सरकार निर्धारित तिथि पर वापस नहीं कर पाती है तो सरकार को रेपो रेट की दर से इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तीसरा जो सुधार लाया गया है, तो मैं लिख दूं, दिस वाज द सेकेंड मेजर। तीसरा जो सुधार लाने की बात की जा रही है, एलटीआरओ फॉर ₹1 लाख करोड़ एट 4%। एलटीआरओ क्या है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको अलग से समझाऊं। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन मतलब क्या होता है? रेपो ऑपरेशन पहले क्या है इसको मैं समझा दूं। जब आरबीआई से बैंकों को उधार लेना होता है, आरबीआई से बैंकों को उधार लेना होता है, तो ये मनी मार्केट की बात है। मनी मार्केट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो बैंक अपनी कोई भी प्रतिभूति आरबीआई के पास रखती है, कोई भी सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखती है। प्रतिभूति में गवर्नमेंट का बॉन्ड हो सकता है, कॉर्पोरेट का बॉन्ड हो सकता है, कोई भी प्रतिभूति आरबीआई को रख देती है और आरबीआई उसके बदले में पैसे देती है बैंक को। तो जिस रेट पर आरबीआई ये पैसे देती है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। लेकिन रेपो रेट स्टूडेंट हमें पता है कि ये शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म मतलब बहुत ही कम समय के लिए ऑपरेशन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लाया गया। लॉन्ग टर्म मतलब कि आप जो है दीर्घावधि के लिए ये पैसे ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे ले सकते हो, शॉर्ट टर्म से भी ज्यादा। और किस रेट पर? तो जिस रेट पर आप रेपो रेट पर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेते थे, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए जिस रेट पर आप पैसे लेते थे उसी रेट पर आप दीर्घावधि के लिए भी पैसे लोगे। तो स्टूडेंट ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि हमारे इकोनॉमी में मुद्रा की पूर्ति बढ़े, हमारी इकोनॉमी में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो। और मुद्रा की पूर्ति ज्यादा किस तरीके से की जाएगी स्टूडेंट? तो आरबीआई अगर रेपो रेट पर पैसे दे रहा है बैंक को और कह रहा है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए ले लीजिए, तो जितने बैंकर्स हैं उनके पास जो लिक्विडिटी है या तरलता है वो बढ़ जाएगी, उनके पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और वो क्या करेंगे, वो आगे अच्छे से लोन देंगे। और बैंकों को सलाह भी दी जा रही है कि आप लोग अच्छे से आगे लोन दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बैंक जो है वो रिलक्टेंट हैं, वो लोन देना नहीं चाह रहे। बैंकों का कहना है कि अगर हमने अभी इस स्थिति में ज्यादा लोन दिया तो शायद वो लोन नहीं लौटे और एनपीए में कन्वर्ट हो जाए, गैर निष्पादित परिसंपत्ति में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों की ये कोशिश है कि मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, इसलिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन किया जा रहा है फॉर ₹1 लाख करोड़। ये लाया जा चुका था, लेकिन इसमें 1 लाख करोड़ के लिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का अनाउंसमेंट किया गया है और रेट रखा गया है 4%। तो ये तीसरा सुधार है। चौथा, आरबीआई विल कंडक्ट स्पेशल एंड आउटराइट बॉन्ड परचेज। आरबीआई के द्वारा
बहुत सारे बॉन्ड्स की परचेज की जाएगी। और पांचवा है ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्थ ₹20,000 करोड़ विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट वीक। तो आरबीआई के द्वारा अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है स्टूडेंट, तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। अगर आरबीआई, देखो इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, अगर आरबीआई परचेज करता है, अगर आरबीआई परचेज करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, तो दूसरा इम्पैक्ट होता है। और अगर आरबीआई सेल करता है तो उसका दूसरा इम्पैक्ट होता है। अगर आरबीआई परचेज करता है, क्या परचेज करता है, कोई भी बॉन्ड, ठीक है, परचेज करता है, तो आरबीआई मार्केट में क्या देता है, मनी देता है। तो मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, राइट? क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है उसके पास पैसे ज्यादा आते हैं, वो आगे ज्यादा इन्वेस्ट कर पाता है, राइट? आरबीआई अगर सेल कर रहा है, आरबीआई अगर सेल कर रहा है तो पैसे किसके पास आएंगे, आरबीआई के पास, है ना? आरबीआई के पास पैसे आ जाएंगे और जो बॉन्ड है वो मार्केट में चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो घट जाएगी और जो इन्वेस्टर है उसके पास उतने पैसे पहले की तरह नहीं रहेंगे, तो इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। ये दो ऑपरेशंस हमें पता है, इसको हम कहते हैं विस्तारवादी या एक्सपेंशनरी, और इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी या संकुचनवादी, ठीक है? तो अब देखो यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ किया जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्थ ₹20,000 करोड़ विल बी कंडक्टेड। फिलहाल सरकार क्या कर रही है, विस्तारवादी नीति अपना रही है कि सेल एंड परचेज दोनों किया जा रहा है, लेकिन उस पर मैंने आप लोगों को बताया था ऑपरेशन ट्विस्ट सरकार अपना रही है। उसको मैंने पुराने वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर किया है, तो पुराने वीडियोस को खोल के आप देखिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऑपरेशन ट्विस्ट सरकार बहुत ही ज्यादा लाने की कोशिश कर रही है और मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आरबीआई विल मेंटेन कंफर्टेबल लिक्विडिटी कंडीशन। अब देखो आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी कंडीशन को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। पहला तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई के द्वारा परचेज किया जा रहा है या क्रय किया जा रहा है, बॉन्ड का क्रय किया जा रहा है, तो मार्केट में क्या होगा, मनी सप्लाई जो है बढ़ेगी, ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी मतलब तरलता, तरलता मतलब कैश का फ्लो मार्केट में ज्यादा होगा। दूसरा जो सरकार काम कर रही है और आरबीआई काम कर रही है, एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू काम कर रही है, और जो दूसरा मैंने आपको बताया एलटीआरओ, ठीक है, एलटीआरओ ऑपरेशन में आरबीआई क्या करेगी, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए रेपो रेट पर लोन देगी। और बैंक को अगर लॉन्ग टर्म पर रेपो रेट पर लोन मिलता है तो भी उनके पास मनी सप्लाई बढ़ती है। तो इन दोनों का इम्पैक्ट क्या होना है, इन दोनों का इम्पैक्ट होना है कि हमारे बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है, मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है हर तरीके से, येन केन प्रकार मुद्रा की पूर्ति हमारे यहाँ बढ़े, सप्लाई बढ़े। अब देखो सप्लाई बढ़ने से उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ेगी तो जो निवेशक है अगर उसके पास पैसे ज्यादा आते हैं तो वो निवेश करेगा, ठीक है, निवेश करेगा या इन्वेस्ट करेगा, और इन्वेस्ट करेगा तो भाई उसके द्वारा लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट या रोजगार इसमें भी बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी, निवेश भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। तो सरकार के द्वारा ये जो इतने मेजर्स लाए गए हैं, इसमें जो मेन सरकार का मोटो है वो है, सरकार का जो मेन पर्पस है वो क्या है, मार्केट में मुद्रा की पूर्ति को किसी भी तरीके से बढ़ाना, ताकि निवेश बढ़े, और निवेश बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। इसके बाद कीप द बेंचमार्क पॉलिसी रेट एट 4%। सरकार के द्वारा जो पॉलिसी रेट है उसको चेंज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है, अगर मैं सिंपल रेट की बात करूं, मैं सिंपल रेपो रेट की बात करती हूँ, ठीक है, रेपो रेट 4% है, राइट? अगर सरकार रेपो रेट को 3.5% कर देती, सरकार ने भी किया नहीं है, अगर कर दिया जाता, रेपो रेट को अगर डाउन कर दिया जाता तो क्या होता रेपो रेट को अगर डाउन कर दिया जाता तो उसका सीधा इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। सीधा इम्पैक्ट कैसे पड़ता है कि फटाफट जो है लोन मिलने लगता है, बैंकों से लोन लेना सस्ता हो जाता है, लोग लोन लेकर के आगे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, है ना, डिमांड बढ़ जाता और डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार क्या कोशिश कर रही है, यहाँ पर सरकार कोशिश कर रही है कि भाई लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से जो इन्वेस्टर्स हैं उन तक, मतलब सप्लाई साइड को सरकार प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो जो इन्फ्लेशन है, सरकार अभी डिमांड साइड से नहीं सप्लाई साइड से काम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन को 6% रखने की बात की गई थी जब
6 अगस्त 2020 की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि इन्फ्लेशन रेट को जो है 6% के अंदर रखना है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 6% से आगे जाने लगा। इसलिए अभी अगर पॉलिसी रेट में कट किया जाता है तो इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है, क्योंकि पॉलिसी रेट में जैसे ही कट होगा तो ये बहुत ही एक्सपेंशनरी इफेक्ट देगा, विस्तारवादी देगा। आरबीआई से लोन लेना सस्ता हो जाएगा, बैंकों से लोन लेना सस्ता हो जाएगा, और बैंकों से लोग लोन लेंगे तो लोग डिमांड करेंगे, है ना। और डिमांड मतलब ये मत समझिए सिर्फ सब्जी भाजी की डिमांड होती है, डिमांड बहुत चीजों की होती है, कार की भी डिमांड कर सकते हैं। तो अभी देखो सरकार, अभी आप ये भी सोच रहे हो कि मैम एक तरफ तो आप कह रहे हो कि डिमांड, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मुद्रा की पूर्ति बढ़नी चाहिए और दूसरा नहीं बढ़नी चाहिए। तो देखो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की स्थिति में फंसी हुई है। मुद्रास्फीति जनित मंदी, हमारे यहाँ मुद्रास्फीति जनित मंदी आप याद कीजिए, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी है, मतलब महंगाई भी है। इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी है जो 6% से ऊपर जा रहा है, और हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। सरकार जो अभी ये पॉलिसी अपना रही है वो इसलिए अपना रही है क्योंकि इन्फ्लेशन को भी कम करना है और अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करना है। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इकोनॉमी में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप सोचो, अगर महंगाई बढ़ती है, अगर कीमत बढ़ती है, तो क्या होता है? कीमत बढ़ती है तो जो सप्लायर है वो खुश हो जाता है, और वो क्या करता है? सप्लायर निवेश करता है या इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और सप्लायर के द्वारा अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो वो आगे की ओर रोजगार देता है। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है हमारे यहाँ कि सप्लायर जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा ज्यादा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए देखो, सप्लायर अगर खुश है, प्राइस अगर बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? एम्प्लॉयमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ, तो बहुत ही विरोधाभासी है। तो सरकार को अपनी नीतियों को एक बैलेंस रूप में लाना पड़ रहा है। सरकार पॉलिसी रेट को कम नहीं कर रही है, लेकिन मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ी रहे इसकी भी कोशिश कर रही है। इंटरेस्ट रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 115 बीपीएस। अब देखो, मार्केट इंटरेस्ट रेट को कम किया गया है, मार्केट इंटरेस्ट रेट। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मार्केट इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस, हमारा जो बॉन्ड की वैल्यू है, इन दोनों में बिल्कुल उल्टा संबंध होता है। सरकार ये क्यों कर रही है? मार्केट इंटरेस्ट रेट को सरकार ने कम किया है। अब देखो, मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लेकिन हमारा जो बॉन्ड है, किसी भी इन्वेस्टर के पास अगर कोई भी बॉन्ड है, उसमें कूपन रेट पहले से लिखा रहता है। मान लो कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट 6% है, ठीक है, और हमारे कूपन पे इंटरेस्ट रेट जो है वो लिखा हुआ है 8%। मतलब क्या हो गया? मार्केट का इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया और हमारा जो बॉन्ड हमारे हाथ में है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया। कूपन रेट, इसको हम कहते हैं कूपन रेट। कूपन रेट ज्यादा हो गया तो हमारे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मार्केट में 6% मिल रहा है, लेकिन अगर इस बॉन्ड को जो हमारे पास है उसको कोई खरीदता है तो उसको 8% मिलेगा। इसलिए मार्केट इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड वैल्यू में बिल्कुल उल्टा संबंध होता है। तो सरकार ये क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि जिन लोगों ने अपनी सेविंग रखी हुई है, सरकार बचत को हतोत्साहित करना चाह रही है, बचत को कम करवाना चाह रही है। बचत कम कीजिए और अपने पैसे इकोनॉमी में दीजिए। तो बचत कम कैसे होगा? लोग अपने बॉन्ड को सेल करेंगे। अभी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि मार्केट के इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट बॉन्ड दे रहा है, तो लोग इसको सेल करना चाहेंगे या बिक्री करना चाहेंगे, और बिक्री करेंगे तो वो पैसे क्या करेंगे? हाथ में आएगा और उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। बचत कम हो और निवेश ज्यादा हो। बात समझ में आई आप लोगों को? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बताया है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट को कम करने का यही एक मोटिव होता है कि जिन लोगों की भी बचत है बॉन्ड के रूप में, वो अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट से उनका इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट ज्यादा है, तो वो ज्यादा, अब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बॉन्ड की और वो बेचना चाहेंगे, मतलब बचत कम करेंगे और निवेश ज्यादा करेंगे। दूसरा जो न्यूज है स्टूडेंट, वो है ट्रेड डेफिसिट विद चाइना नैरोइंग। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत चलता आया है, जो कि अब धीरे धीरे घट रहा है। और हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट घटा है 27% से, और एक्सपोर्ट घटा है, एक्सपोर्ट या जिसको हम निर्यात कह लेते हैं, 15% से। सॉरी, एक्सपोर्ट बढ़ा है 15% से। तो इससे चाइना के साथ जो हमारा व्यापार घाटा चल रहा था उसमें काफी कमी आई है, ठीक है। हमारा जो व्यापार घाटा चाइना के साथ बहुत ही ज्यादा चल रहा था, व्यापार घाटा का मतलब क्या हुआ? हमारा जो आयात है
वो बड़ा है और हमारा निर्यात जो है वो छोटा है। हम निर्यात कम करते हैं चाइना को, आयात ज्यादा करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, हमने इंपोर्ट कम किया है, एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा हुआ है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई गई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो ये उसका प्रभाव देखा गया है कि हमारा जो व्यापार घाटा चीन के साथ था उसमें काफी कमी आई है। देखो, चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा 63 बिलियन यूएस डॉलर 2018-19 में -53। तो हमारा जो व्यापार घाटा है चाइना के साथ बहुत ज्यादा था, 50% से ऊपर, उसमें कमी आई है। लास्ट न्यूज है स्टूडेंट, फोर्ब्स लिस्ट ऑफ रिचेस्ट इंडियन। फोर्ब्स के द्वारा इंडिया के जितने भी अमीर हैं उनकी लिस्ट निकाली गई है, जिसमें 10 नए नाम जुड़े हैं। पहले से तो नंबर 1 पे मुकेश अंबानी चल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, नंबर 2 पे गौतम अदानी अदानी पोर्ट के, नंबर 3 पे शिव नदार। लेकिन अभी ये जो 10 नाम जुड़े हैं इसमें है संजीव भीखचंदानी इन्फो एज के, रमेश कुमार एंड मुकुंद लाल दुआ, नितिन एंड निखिल कामत। ये जो नाम है ये भी नाम जुड़ा है। तो ये लिस्ट आप देख लीजिएगा, इसमें जो 10 नाम जुड़े हैं इन पर आप ध्यान दे लेंगे। तो स्टूडेंट, ये थी आज की खबरें जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आरबीआई का मैंने आप लोगों को बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पर अगर कोई डाउट है तो मैं इस पे अलग से भी आप लोगों की क्लास ले लूंगी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, दिस इज माय बायोडाटा स्टूडेंट्स। I'm Dr. Shipra Srivastav. I'm PhD in economics and UGC NET qualified, and I have served in welfare department in Bihar government, and I have teaching experience of 8 years in Utkarsh, Unacademy, Prudence, and many offline classes. And this is my mobile number 7891-851-566. This is my WhatsApp number. For any query, you can give message. थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और स्टूडेंट इसी तरीके के अभी जितने भी हमारे न्यूज आते हैं मैं उन सभी से आपको अपडेट करती रहूंगी, और ये अपडेट, ये सीरीज आपके यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।